करेंगे महत्वपूर्ण दिवस। तो बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर। बिल्कुल, 5 दिवस को क्या मनाया दिसंबर। जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, थीम क्या था इस बार मृदा दिवस का? क्या थीम था? मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। ठीक है, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत की बात करेंगे तो विश्व मृदा दिवस का थीम था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दस दस दिसंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है। बहुत सुंदर। ठीक है, इस बार का थीम बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का थीम क्या है? सभी सभी के के लिए लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और समानता और न्याय। न्याय। बिल्कुल, सभी के लिए ऑल स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और न्याय। जस्टिस ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता फ्रीडम। दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। दिसंबर को। बिल्कुल, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? चौदह मार्च में सर। चौदह मार्च में। 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। तब 15 मार्च को। ठीक है, अगर पूछेगा उपभोक्ता अधिकार का घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। बिल्कुल, अमेरिका। अमेरिका जो था उपभोक्ता अधिकार का घोषणा करने वाला क्या है? तो पहला देश है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यह दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट, ठीक है, कब का अधिनियम है? तो 1986 का अधिनियम है। ठीक है, उसका याद दिलाता है 24 दिसंबर। ठीक है, सुशासन दिवस की बात करेंगे, कब मनाया जाता है सुशासन दिवस? पच्चीस पच्चीस दिसंबर दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री को याद करते हैं इस दिन? बिहारी। अटल बिहारी बिल्कुल, अटल वाजपेयी। बिहारी अटल वाजपेयी जी को बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। ठीक है, इनका जो मतलब जो स्थल जो है कौन सा है? सदैव अटल। क्या नाम है? सदैव सदैव अटल। अटल। ठीक है, बात करेंगे कैमलिस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया ऊंटों के लिए वर्ष? 2024 को। 2024। बिल्कुल, 2024 को। ठीक है, ध्यान रखिए ऊंटों के लिए वर्ष किसे घोषित किया गया? 2024 को। ठीक है, कैमलिस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करेंगे 2024 है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिस वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स। ठीक है, 2024 है। 2023 का किसके लिए था? मिलेट्स। बाजरा। मिलेट्स बाजरा। के लिए। ठीक है, बाजरा के लिए। ठीक है, मोटे अनाज करने के लिए। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस? चार चार जनवरी जनवरी को। चार बिल्कुल, जनवरी देखिए ब्रेल की बात करेंगे, लुइस ब्रेल की बात करेंगे, वो जो थे मतलब क्या ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, उन्हीं को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में नामित किया गया। थीम की बात करेंगे तो समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि का आविष्कारक लुई ब्रेल का क्या है? जन्मदिन है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 9 जनवरी जनवरी। 9 जनवरी नौ को। जनवरी को मनाया जाता है। क्या 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था? रीजन क्या है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के याद में प्रवासी भारतीय दिवस मतलब क्या होता है? मनाते हैं। ठीक है, बात करिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी। बिल्कुल, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे, थीम क्या है विश्व हिंदी दिवस का? हिंदी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से पारंपरिक कृत्रिम ज्ञान से बुद्धिमत्ता को बिल्कुल, कृत्रिम जोड़ना। हिंदी पारंपरिक ज्ञान की कितनी बुद्धिमत्ता को जोड़ना। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हिंदी का जो मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाते हैं। किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस को? स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके आदर्शों और विचारों से प्रेरणा लेने के लिए उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। 15 जनवरी को। सेना दिवस। ठीक है, ध्यान में इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल एम करियप्पा ने जनरल ने फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। ठीक है, मतलब 15 दिवस का 15 तारीख का इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसी दिन, ठीक है, 1949 में फील्ड मार्शल ने एम करियप्पा ने जनरल फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। ठीक है, तो भारत के पहला फील्ड मार्शल की बात करेंगे, कौन है? जनरल एन करियप्पा। भारत में कितने फील्ड मार्शल हुए हैं? दो। 2 फील्ड मार्शल हुआ है। एक है एम करियप्पा साहब है, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा कौन है? तो दूसरा मानेक साहब। ठीक है, जनरल फील्ड मानिक। मार्शल और एक देखिए फील्ड मार्शल जनरल होता है, सेना का जो प्रमुख जो होता है उसको जनरल कहते हैं या फिर फील्ड मार्शल कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? 5 स्टार आई थिंक और 3 स्टार। मान लीजिए जनरल जनरल अगर रिटायर अगर करेंगे ना तो वो वर्दी पहन नहीं सकते हैं,
उनको जो सर्विस में रहते हुए जो पेंशन वगैरह या फिर जो सैलरी वगैरह मिलता, सैलरी तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिटायर करके उनको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। लेकिन जो फील्ड मार्शल होते हैं वो मतलब रिटायर होने के बावजूद भी एक पूरा सा मतलब एक आर्मी का जो भी परिवेश होता है सब कुछ वो जिएंगे, ठीक है। वो आराम से आर्मी का ड्रेस भी पहनेंगे, उनको आर्मी के द्वारा जो भी सुविधा मिलती थी, एक जनरल रहते हुए सब कुछ मिलेगा, उनको सैलरी भी मिलेगा, उनको पेंशन भी मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, फील्ड मार्शल का। फील्ड मार्शल भारत का एक तरह से सुशोभित पद है, जो कि मतलब आज तक दो ही लोग को मिला है, एक जनरल मानिक साहब साहब को है, एक मतलब एम करियप्पा साहब को मिला है, ठीक है। एक तरह से मतलब कहिए ना कि मतलब हाँ 5 स्टार रैंक है, फिर अच्छा, उसको उसके बाद किसी को सैम नहीं बहादुर मिला। मूवी में दिखाया गया कि फर्स्ट और लास्ट जो है वो आप ही है फील्ड मार्शल, उसमें बताया गया था। हैं? करियप्पा साहब है, ठीक है। उसके बाद मानिक साहब साहब है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मूवी में दिखाया था, चलिए ठीक है। अब फ्रांसीसी बूचर जो था ये मतलब ब्रिटिश जनरल था, उनसे मतलब पावर को कौन टेक ओवर करते हैं, तो फील्ड मार्शल एम करियप्पा साहब करते हैं, ठीक है। पराक्रम दिवस की बात करेंगे, कब मनाते हैं पराक्रम दिवस? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, ठीक है। किनका जयंती है पराक्रम दिवस? सुभाष चंद्र बोस। जन्म दिवस को ठीक पराक्रम दिवस या फिर शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म की बात करें, 23 जनवरी कब हुआ था? 1897 में, ठीक है। तो इनका जन्मभूमि की बात करेंगे, जन्मभूमि की बात करें कटक उड़ीसा, क्रम भूमि की बात करेंगे तो क्या है? कोलकाता, बंगाल। ठीक है, बंगाल, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। 25 जनवरी। मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? तो भाई साहब 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की मतलब क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे 3 सदस्यीय होता है, ठीक है, ध्यान में ये रखना चाहिए आपको, ठीक है। और इसी के साथ मतलब महत्वपूर्ण तारीख जो हुआ समाप्त हो गया। ये सारे के सारे पॉपुलर तारीख है, आप लोग को याद ही होगा, इसमें रिपीट क्या करवाओ, ठीक है। कुछ ऐसा है जिसको रिपीट कराने की आवश्यकता है? सबके सब तो पॉपुलर है, याद ही होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कुछ प्रश्न बनेंगे, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी बन गया है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लक्ष्य पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान करना है, ठीक है। इस योजना में 5 से 7 दिनों का बुनियादी परीक्षण दिया जाता है। कितने दिन का परीक्षण होता है? ठीक है, 5 से 7 दिनों की बुनियादी परीक्षण, अब 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत परीक्षण, प्रतिदिन 500 वजीफा, ठीक है, क्या मिलता है? 500 वजीफा मिलता है खर्च के लिए, ठीक है। प्रशिक्षित विश्वकर्मों कर्मियों के लिए 15,000 का मुफ्त आधुनिक टूल किट शामिल है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इनको टूल किट दिया जाएगा। क्या होगा टूल किट? तो मान लीजिए कोई मतलब कारीगर हो, बढ़ाई का काम सीखेंगे तो 15,000 का उनको जो सामान दिया जाएगा, उनको बढ़ाई मतलब बढ़ाई के काम करने में हेल्प आएगा। और साथ में उसको 500 रुपए का वजीफा भी देंगे जितना दिन तक वह काम को सीखेंगे, ठीक है। और जब उनको मतलब मुख्यतः उनकी स्किल को डेवलप करना है, क्या है, तो मुख्यतः उनके अंदर क्या करना है, स्किल को डेवलप करना है, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी की बात करेंगे तो कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब रातले जल विद्युत परियोजना राजनाथ को देगी बिजली, राजस्थान को बिजली देगी, ठीक है। कौन सा परियोजना है? रातले जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये परियोजना कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के बीच बिजली खरीद पे समझौता पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अब बिजली किसे देगी? ये किसे देगी बिजली? राजस्थान को बिजली देगी, ठीक है। रतले जल विद्युत परियोजना के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पे आपको देखने को मिलेगा? इस नदी पे भी देखने को मिलेगा, चिनाब नदी पे, ठीक है। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि यह परियोजना 1960 में सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है, ठीक है। पाकिस्तान का कहना है भाई साहब ये परियोजना जो बना रखे हो, ठीक है, चिनाब नदी पे सिंधु जल समझौता का मतलब क्या करता है, उल्लंघन करता है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मध्यस्थता की गई थी सिंधु जल समझौता में? विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई थी, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, सिंधु जल समझौता में एक तरफ से भारत की तरफ से नेहरू जी थे, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? कौन थे? जुल्फिकार नहीं, अयूब खान। अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान थे, ठीक है। आप देखेंगे चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती। कहाँ से निकलती? हिमाचल में इसका नाम चिनाब नहीं होता, हिमाचल में इसका नाम होता है चंद्रभागा। क्या होता है हिमाचल में इसका नाम? क्या होता है?
चंद्रभागा क्या होता है हिमाचल में? चंद्रभागा। दो नदी के मिलने के बाद ये बाद में चिनाब बन जाता है। ये नदी, दो नदी चंद्रभागा के मिलने से बनती है, ठीक है। तो हिमाचल में इसका नाम क्या है? चंद्र चंद्रभागा। और भागा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब ये दोनों नदी जब आपस में निकलती है, जब बारालाचला दर्रे से जब बाहर जब निकलती है तो दोनों आपस में मिलती है। और कौन सा बना? पंजाब में जाती है। किधर जाएगी? पंजाब में। पंजाब से चली जाती है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये मतलब क्या बनाती है? तो ये आपका चिनाब बनती है चंद्र और भागा के मिलने से, ठीक है। चिनाब जम्मू कश्मीर में प्रभावित होती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में सतलज नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपने एक फिल्म देखा था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है? तेरे आने से पहले। हाँ, तेरे आने से पहले। किसकी गाना है? इसके हिना फिल्म का गाना है। उसमें ऋषि कपूर का जो कार का जो एक्सीडेंट होता है जीप का, वो चिनाब नदी में गिरते हैं, सीधे डायरेक्ट कहाँ निकलते हैं? पाकिस्तान में निकलते हैं, ठीक है। चलिए, अवाम से अवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। अवाम से अवाम के लिए, ठीक है। टू द पीपुल फॉर द पीपुल, ठीक है। मतलब जनता से जनता के लिए, ठीक है। अवाम का मतलब क्या होता है? जनता ही होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने शिकायत निवारण पोर्टल अवाम से अवाम के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो अवाम से अवाम तक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या पोर्टल है? कैसा पोर्टल है? पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल है। किस राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के, ठीक है। उत्तराखंड की भूमि कानून आ गया, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2022 में भूमि कानून समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए पैनल बनाया है। कई सामाजिक संगठनों ने बाहरी लोगों को बड़े पैमाने पर जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सख्त भूमि कानून की मांग करते हुए एक रैली का आयोजन किया था, ठीक है। 2022 में सुभाष कुमार समिति ने 23 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति की थी, ठीक है। तो उत्तराखंड की भूमि कानून आ गया, ध्यान में रखिए। ध्यान में रखना है। और इससे मतलब एक समिति संबंधित है। कौन सी समिति? सुभाष कुमार समिति, सुभाष जो कि कुमार समिति। 2022 में बनी थी, कि भूमि सुधार से संबंधित है। उत्तराखंड का सुभाष कुमार समिति, जिसने 23 सिफारिश की थी। कितनी सिफारिश की थी? 23 सिफारिश। 23 सिफारिश। अब चले कि देश की पहली हिमालय एयर सफारी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो देश में पहली हिमालय एयर सफारी कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जायरोकॉप्टर का उपयोग करके भारत का पहली हिमालयन एयर सफारी ट्रायल शुरू किया गया, ठीक है। तो देश का पहला एयर सफारी, ठीक है, हिमालय एयर सफारी कहाँ पे शुरू किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है। जायरोकॉप्टर क्या है? कॉम्पैक्ट और मतलब फुर्तीला विमान है, ठीक है। तो जायरोकॉप्टर क्या है? एक कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब छोटा, हैंडली करना, मतलब आसान, मतलब उसको रख रखाव होता है, उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। और साथ में फुर्तीला विमान है, मतलब इसमें बैठ के आपको क्या किया जाएगा? एयर सफारी का आनंद लिवाया जाएगा, ठीक है। हिमालय एयर सफारी का क्या है? जायरोकॉप्टर, तो यह एक छोटा हेलीकॉप्टर की तरह होता है, जिसमें रोटर्स को घुमाने के लिए कोई इंजन नहीं होता। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में क्या होता है? सक्षम होता है। क्या होता है? जायरोकॉप्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जायरोकॉप्टर क्या है? छोटा हेलीकॉप्टर है। और इससे मतलब उत्तराखंड में जाके क्या लिया जाएगा? तो हिमालयन, ठीक है, हिमालयन एयर सफारी का क्या किया जाएगा? मजा लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, आपको देखना है केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ, ठीक है। ऑपरेशन अमृत कहाँ पे शुरू हुआ? केरल में। तो देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है उसे दो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन शुरू कहाँ पे हुआ, ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले केरल ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन अमृत कहाँ पे शुरू हुआ है? केरल। आप देखेंगे, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया। मतलब अत्यधिक एंटीबायोटिक दवा का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप है। उद्देश्य क्या है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को बिना एंटीबायोटिक दवाओं को ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाना, ठीक है। मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है, एंटीबायोटिक दवाओं का ओवर द काउंटर बिक्री हो रहा है ना, उसको मतलब वो लगाना, ठीक है। कहा जाता है एंटीबायोटिक दवा को विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ भी जाओ सर्दी खांसी तो चलो एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है। मुझे भी दिया था बहुत सारा, ठीक है। लोग ले भी लेते, कुछ जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन वो अगर बात करेंगे दीर्घकालीन रूप से मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी के लिए केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, ठीक है। केरल में के स्मार्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कौन सा एप्लीकेशन को? के स्मार्ट एप्लीकेशन को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है? केरल की सरकार ने के स्मार्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ठीक है। दिन भर खांसी नहीं हो तो जब क्लास लेना शुरू करते तो खांसी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन के प्रबंधन केरल का यह समाधान है। क्या है ये के स्मार्ट? क्या है? तो एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है के स्मार्ट?
मोबाइल क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है, ठीक है। आप देखेंगे के स्मार्ट को केरल राज्य के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? तो इसका उद्देश्य पूरे केरल में स्थानीय स्व सरकारी निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को डिजिटल पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। ये देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली जो स्थानीय निकायों के सभी सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराएगी, ठीक है। मतलब स्व सरकारी निकाय, ठीक है, स्थानीय स्तर पे स्व सरकारी निकायों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इसके लिए मतलब के स्मार्ट को लॉन्च किया गया केरल राज्य की सरकार के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला एआई शहर कौन बन गया? खूब पूछेगा एग्जाम एआई से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। क्या पूछेगा? बिल्कुल, तो पहला लखनऊ बन गया है, ठीक है। अगर पूछेगा भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है? इर्सा इर्सा आइरिस। क्या नाम है? आइरिस है। क्या नाम है? एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस है, ठीक है। अगर पूछेगा भारत का पहला एआई फिल्म क्या है? इसरो नहीं, आई से ही कुछ था सर, बता दीजिए। क्या नाम है बताइए? आई से कुछ था। क्वेश्चन है नहीं। फर्स्ट इरा, एआई इरा, फिल्म ऑफ इंडिया, ठीक है, इरा, ठीक है। फर्स्ट एआई टीचर आइरिस, ठीक है। पहला एआई शहर लखनऊ, ठीक है। पहला न्यूज एंकर जो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया, क्या नाम? लिशा, उड़ीसा। लीसा, ठीक है। ध्यान रखिए क्या। अगर पूछा जाएगा पहला एआई ओ क्या नाम है उसका? सीओ मीका। मीका, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर बनाएगा। सरकार परियोजना के लिए नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी, ठीक है। कहाँ पे? नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो देश का पहला एआई शहर की बात करें लखनऊ है, ठीक है। सरकार परियोजना के लिए नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। श्री मंदिरा परिक्रमा परियोजना, ठीक है। ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, ठीक है, श्री मंदिरा परिक्रमा योजना का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मंदिरा परिक्रमा योजना कहाँ की योजना है? उड़ीसा की। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ओडिशा की योजना है। कहाँ की योजना है? तो ध्यान में रखना ओडिशा की योजना है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कहाँ की योजना है? ओडिशा की योजना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात के उद्देश्य की बात करेंगे। पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास भक्तों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। यह आने वाले भक्तों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जगन्नाथ मंदिर पुरी के आसपास महत्वाकांक्षी मंदिर परियोजना है, ठीक है। बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, विरासत और वास्तुकला का विकास, आबाद पहल का उद्देश्य विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के अनुभव को मतलब क्या करना है? बढ़ावा देना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है ये परियोजना? क्या नाम परियोजना का? मंदिरा परिक्रमा परियोजना। परिक्रमा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। जगन्नाथपुरी के आसपास। बिल्कुल, हाँ। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा श्री मंदिरा परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। उद्देश्य क्या? पूरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास भक्तों के लिए बेहतर सुविधा क्या करना है? प्रदान करना है, ठीक है। ओडिशा में अम्मा बैंक योजना शुरू हुआ। तो अब अम्मा बैंक योजना कहाँ पे शुरू हुआ? उड़ीसा। ओडिशा में, ठीक है। कौन सा योजना है? अम्मा बैंक योजना। कहाँ पे शुरू किया गया? तो ओडिशा में शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्राहक सेवा प्लस बैंकिंग का माध्यम से, ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो ग्राहक सेवा प्लस बैंकिंग आउटलेट के लिए माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करना इसका पर्पस है, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है। बताना ओडिशा में नए बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए MA बैंक योजना शुरू की गई है, ठीक है। अम्मा बैंक मॉडल भारत में सभी तरह का पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। क्या है ये? वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखें अम्मा बैंक मॉडल की बात है, कहाँ का मॉडल है पहले ये बताइए? उड़ीसा। उड़ीसा का। बिल्कुल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ओडिशा का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ओडिशा का मॉडल है, ठीक है। ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है मॉडल का? अम्मा बैंक। हाँ, ठीक है। बैंकिंग से संबंधित है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल राज्य का दिवस घोषित किया गया, ठीक है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस घोषित किया गया, ठीक है। तो पोइला बैसाख क्या है? बंगाली नववर्ष। हाँ, ठीक है। बंगाल का नव वर्ष है, ठीक है। बंगाली नव वर्ष को क्या नाम रखा गया है? पोइला बैसाख। पोइला बैसाख। क्या बोलते हैं? पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस घोषित किया गया है। अब पोइला बैसाख की बात करें, बंगाली नव वर्ष है, ठीक है। इसने बंगलार माटी बंगलार जोल, ठीक है, बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी को राज्य गीत भी घोषित किया। ये एग्जाम में पूछा था 69 बीपीएससी या फिर 68 में पूछा था। 68 में सर पूछा था, सब बताओ क्या होगा? क्या नाम है? क्या? ठीक है, बंगलार माटी बंगलार जोल,
क्या है ये? बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी को राज्य गीत घोषित किया। तो यहाँ पे राज्य का दिवस कौन सा घोषित किया, किस किस दिवस को राज्य दिवस घोषित कर दिया बंगाल ने? पहला बैसाख। वैशाख। बिल्कुल, तो ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे क्या, पोइला वैशाख है। ये तो 68 बीपीएससी में पूछ लिया था, मैं भी फिर से पूछ दे। ठीक है, बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी, ठीक है, बंगलार माटी बंगलार जो, ये गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ जो गीत जो है भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, श्रीलंका का, ठीक है, और बांग्लादेश का, तीनों का राष्ट्रीय गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एज वेल श्रीलंका का भी, ठीक है, श्रीलंका का भी गीत का कुछ अंश जो है इनके द्वारा ही लिखा गया है। एक बार चेक कर लीजिए, इस बार का बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, तो बंगलार माटी बंगलार जल 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बंगाली नववर्ष का नाम क्या? पोइला वैशाख, इसको राज्य दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में योग श्री योजना शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा योजना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में? योग श्री। योग श्री। पश्चिम बंगाल में एक नई सामाजिक कल्याण योजना योग श्री शुरू की गई। योग श्री विभिन्न प्रवेश में प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉडल है। ठीक है, मतलब ये विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाएगी, वे मुफ्त तैयारी करवाएगी। इससे लाभान्वित होने वाले छात्र किस समुदाय से आएंगे, मतलब किस वर्ग से आएंगे, समुदाय नहीं। तो ध्यान में रखिए, किस वर्ग से आएंगे? एससी और एसटी से। ठीक है, तो योग श्री योजना छात्रों को कोचिंग देने के लिए शुरू किया गया है, उनके प्रशिक्षण के लिए। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा। इसमें लाभान्वित होने वाले एससी और एसटी छात्र होंगे। ठीक है, वियतनाम और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ है। ठीक है, किसके किसके बीच में? वियतनाम और भारत के बीच में। ठीक है, वियतनाम और भारत के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों में समानता क्या है? दोनों मतलब वियतनाम में क्या, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश वियतनाम है। ठीक है, लैमडोंग प्रांत जो कि वियतनाम में पड़ता है, लेह लद्दाख, ठीक है, कि आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग शुरू किए। ठीक है, थीम क्या है? लद्दाख अनावरण। अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ है, तो बताइए भारत का कौन से राज्य इसमें प्रतिभागी राज्य के रूप में शामिल हुआ? तो क्या बताएंगे? लद्दाख। लद्दाख का कौन सा? लेह। ठीक है, लद्दाख का लेह क्या कैपिटल भी है। ठीक है, और साथ में उधर वियतनाम का कौन है? लैमडोंग प्रांत। ठीक है, ध्यान में रखिए, कौन सा? लैमडोंग प्रांत। ठीक है, ध्यान में रखना। लद्दाख में क्या, बौद्ध भिक्षु का मतलब वो है। ठीक है, वियतनाम भी बौद्ध भिक्षु के लिए, तो कल्चर को दोनों का जुड़ता कल्चर है। ठीक है, वायु ने भारत में पहली बार 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू कर दी। क्या नाम है? वायु। क्या नाम है उसका? वायु नाम है। क्या शुरू किया इतने? तो 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। ठीक है, असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये वायु की बात करेंगे तो कोई राज्य सरकार का नहीं, कोई मतलब प्राइवेट नहीं है, किसके है? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यह असम में शहरों में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए एक स्वच्छ वायु पहल है। क्या बोलेंगे इसको? बाइक टैक्सी। ठीक है, अब बाइक टैक्सी क्या होता है? जैसे आप लोग रैपिडो या फिर जो भी होता है, क्या बोलते हैं उसके, एक रैपिडो है, कौन है यार, उबेर। ठीक है, क्या बाइक टैक्सी के लिए हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं ना, तो उसी तरह असम में जाएंगे तो वहां पर सरकार का भी अपना एक वो टैक्सी आ जाएगा, जो कि लोगों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम करेगा, जो कि 100% मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो वायु इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? असम के द्वारा। ठीक है, नव वर्ष के दिन गुजरात में सार्वजनिक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड बन गया है सार्वजनिक सूर्य नमस्कार का मतलब सार्वजनिक तौर पर, मतलब अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने मतलब क्या, सूर्य नमस्कार के 9 वर्ष के दिन। सामूहिक सूर्य नमस्कार नए साल के दिन गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, गुजरात के 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मेहसाना जिले से मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर में हुआ। कहाँ पे हुआ ये कार्यक्रम? मेहसाना जिले में। ठीक है, मेहसाना जिले की बात करेंगे, कौन सा मंदिर? मोढेरा में सूर्य मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? मोढेरा। भारत में बहुत जगह पे आपको सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक नदी के किनारे, कौन सा नदी के किनारे है? नदी का नाम क्या है? नदी का नाम नोट कर लीजिए, हो सकता है कभी एग्जाम पूछे। पुष्पावती नदी। कौन सी नदी का नाम क्या है? पुष्पावती। अगर पूछेगा इसका निर्माण किसने करवाया था, सोलंकी वंश का शासक जो था भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम। अगर पूछेगा कब करवाया गया था, तो 1026 में करवाया गया। 1026 ईस्वी में भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। मेहसाना जिला में मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, सोलंकी वंश के शासक थे, और ये जो है सब पुष्पावती नदी के किनारे है।
पुष्पावती नदी के किनारे है। गूगल करके जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे तो यही फैक्ट याद है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। द हम्प की बात करेंगे, द हम्प द हम्प WWI संग्रहालय क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अमेरिकी राजदूत अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के, ठीक है, पासीघाट में एरी गारसेटी द हम्प वर्ल्ड वार 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 लिखा हुआ, कैसे लिखता है ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है, क्या नाम है उसका? एरी गारसिटी है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये लोग कहाँ पे गए थे, तो ये लोग गए अरुणाचल प्रदेश में गए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिला और वहां पे वर्ल्ड वार 2 संग्रहालय को क्या किया, स्थापित किया, ठीक है। ध्यान में, कौन सा? वर्ल्ड वार 2, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, संग्रहालय को स्थापित किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में। कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के कौन सी जगह पे? पासीघाट में, ठीक है। एशिया में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय जो मित्र देशों की सेनाओं में शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम्प एयरलिफ्ट में भाग लिया था, ठीक है। बहुत लोग जो थे मारे गए थे, तो इसका आपको सिंगापुर में मिल जाएगा, ठीक है। भारत में भी ये बहुत जगह पे है, ठीक है। ये आई थिंक सबसे पहले सर सिंगापुर में ही स्थापित किया गया था संग्रहालय, उसके बाद भारत का ये दूसरा नंबर पे है, ठीक है। जो कि मित्र देशों में जो सेना ने भाग लिया था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और बहुत सारे सेना जो थे मारे गए थे, उनके याद के लिए बनाया गया था। भारत में द हम्प की बात करेंगे, वर्ल्ड वार 2 संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के कौन सी जगह पे? पासीघाट जिला हो जाएगा सियांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू से किसने मिला? वर्ल्ड वार 2 के संग्रहालय को उद्घाटन करने के एरिकी गरसाटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये वर्ल्ड वार 2 का संग्रहालय किसको समर्पित है? तो ध्यान में रखेगा, ये मित्र देशों की सेनाओं को शहीद वायु सैनिकों को समर्पित है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा मैं इसको एक बार चलते चलते मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना कहाँ पे शुरू करने वाला? पहला यूटी रतले जल विद्युत परियोजना। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ की परियोजना है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की परियोजना है, ठीक है। रतले जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर की परियोजना किस राज्य को बिजली देगी? राजस्थान को किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। पोर्टल किस राज्य के पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल। भूमि कानून कौन सा राज्य अपना लेकर आया है 2022 में? बिल्कुल। देश की पहले हिमालय एयर सफारी कहाँ पे शुरू होगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एयर सफारी का आनंद लेने के लिए कौन से हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे? जायरोकॉप्टर। किस पे बैठेंगे? जायरोकॉप्टर। केरल में ऑपरेशन अमृत किसके चीजों पे लगाम लगाने के लिए शुरू किया गया है? एंटीबायोटिक, ठीक है। के स्मार्ट एप्लीकेशन को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? केरल ने। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो स्थानीय स्वशासन निकायों को प्रदान की जाने वाली जो भी सेवाएं जो है उसको डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ। परिक्रमा परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया है? जगन्नाथ ओडिशा में, ठीक है। अम्मा बैंक योजना कहाँ पे शुरू किया गया? अम्मा बैंक योजना उड़ीसा में। पोइला बैसाख किस राज्य का राज्य दिवस घोषित कर दिया गया है? पश्चिम बंगाल। राज्य गीत बताइए, पश्चिम बंगाल के राज्य की गीत बताइए। माटी बंगाल जो। बिहार का राज्य गीत क्या है? बिहार का वो सूरज की किरण नाच करे। सूर्य की किरण नाच करे, बिल्कुल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना को शुरू किया गया है? योग्यश्री योजना। योग्यश्री योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योग्यश्री योजना? SC/ST के छात्रों को विभिन्न प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में उनको प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। चलिए, भारत और वियतनाम के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था। भारत के कौन सा राज्य इसमें भाग लिया है? लद्दाख। इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया? असम। नव वर्ष के दिन, ठीक है, कौन सा राज्य जो है मतलब सार्वजनिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया? गुजरात। संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किसे समर्पित है ये? किसे समर्पित है? वर्ल्ड-वार 2 के मित्र राष्ट्र श्रद्धांजलि से। वर्ल्ड-वार 2 में मतलब क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मित्र राष्ट्र की सेनाओं को क्या है? समर्पित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कला संस्कृति, थोड़ा सा ही निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए, कला संस्कृति सबसे पहले चंदुम्बी, क्या नाम है? चंदुम्बी महोत्सव, ठीक है। कौन सा मतलब? चंदुम्बी।
यह असम के कामरूप जिले में चंदुम्बी बिल झील के निकट मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चंदुम्बी बिल क्या है कि झील है, उसके निकट मनाते हैं ये महोत्सव को, इसलिए नाम क्या है इसके, चंदुम्बी। ये मुख्य रूप से राभा और हाजोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यही हमारे लिए प्रिंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। चंदुम्बी महोत्सव का नामकरण किस पे किया गया है, तो चंदुम्बी बिल झील के नाम पे किया। किस समुदाय का ये फेस्टिवल है, तो क्या बताएंगे, हाजोंग। ठीक है, चंदुम्बी झील का भी इतिहास है। ठीक है, 1897 में भूकंप आया। ठीक है, जब 1897 में जब विनाशकारी भूकंप आया तो उसी के परिणाम स्वरूप ही चंदुम्बी झील जो है सो मतलब अस्तित्व में आ गई। ठीक है, अब बात की चंदुम्बी झील का और भी इंपॉर्टेंट है, तो चंदुम्बी झील गंगा डॉल्फिन के लिए प्रजनन स्थल भी है। मतलब ये यहाँ पे चंदुम्बी झील में गंगा, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन के लिए प्रजनन स्थल भी है। गंगे की गंगेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, लुप्त प्राय। संकटग्रस्त है ना। संकटग्रस्त। क्या है, तो ध्यान में रखिएगा इसका स्टेटस क्या है, लुप्त प्राय है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मिला। सबसे पहले पता है चंदुम्बी महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, असम। बिल्कुल असम में मनाते हैं। चंदुम्बी महोत्सव की बात करेंगे, इसका नाम चंदुम्बी क्यों है, चंदूबी झील चंदोबी के नाम। झील के क्योंकि चंदुम्बी झील के पास में मनाते हैं। ठीक है, चंदुम्बी झील अस्तित्व में कब आया, 1897। 1897 में आया। ठीक है, चंदुम्बी झील बात करेंगे तो किस प्राणी के लिए प्रजनन स्थल भी है, गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन के लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे 24वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाएगा, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में कब से कब तक मनाते थे, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाता। आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, और 1 दिसंबर से त्योहार शुरू होता है, 10 दिवसीय त्योहार होता है। ठीक है, हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय और, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका, एशिया और मेलानेशिया में पाए जाने वाला पक्षी है। ठीक है, जिसका चोंच की बात करेंगे ना, बहुत पीला होता है, बड़ा चोंच होता है हॉर्नबिल का। ठीक है, आप लोगों ने हॉर्नबिल को देखा है ना, जी। नहीं देखे हैं, अरे बाहर निकलिए, उड़ रहा होगा। दिखाओ हॉर्नबिल को, बिहार में पाया जाता है कि नहीं हॉर्नबिल, ना नहीं हॉर्नबिल पाया बिहार में जाएगा। पाया जाता है कि नहीं, दिखाता हूँ हॉर्नबिल। देखिए बिहार में चोंच जो आता होता होगा है, उड़ के सर, एशिया में आता होगा। एक बार हम इसको पकड़ के पाले हुए थे। कितने लोग इस बात पे विश्वास हुआ। बिल्कुल नहीं। दिख रहा है हाँ समझते कोई आपका हॉर्नबिल है। फेस्टिवल, ठीक है, पक्षी का फेस्टिवल। हाँ तो ये हॉर्नबिल आपका पक्षी का ही फेस्टिवल होता है। ठीक है, बड़ा सुंदर लग रहा है ना, हाँ सर, नेट पर सुंदर ही लगता है, रियलिटी में नहीं। नहीं वाकई में सुंदर होता है। देखिए इसका आधा शरीर कौवा की तरह दिखता है। ठीक है, फिर यहाँ से तोता बन जाता है। तोता ऐसा थोड़ी होता ये तोता का मुंह ऐसा ही होता है ना, पीला पीला। चलिए, तो यही हॉर्नबिल था। ठीक है, तो हॉर्नबिल त्योहार की बात करें, कहाँ पे मनाते हैं, नागालैंड। कहाँ पे मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कब से कब तक मनाएगा, 1 से लेके है। 10 10 दिसंबर। दिसंबर तक। ठीक है, ध्यान में रखना 1 से लेके 10 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए अब निपटाएंगे इसको किताब। बात करेंगे भारत का नया सामवेद। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत का नया सामवेद के बारे में बात करेंगे। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा संविधान के बारे में संबोधन का संकलन है। ये पुस्तक किसके बारे में, ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के बारे में संबोधन का संकलन है। प्रभात प्रकाशन ने इसका संकलन किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मतलब क्या किया है, इनका विमोचन किया। क्या नाम है, नए भारत का सामवेद। ठीक है, तो किनके रिलेटेड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के बारे में संबोधनों का संकलन। इतना क्या बोल दिया मोदी जी से किताब लिखना पड़ गया। ठीक है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, भाग्य के 4 सितारे, किनके द्वारा लिखा गया, तो एम ए नरवाने साहब के द्वारा। ठीक है, जो कि पूर्व सेना प्रमुख है। कौन सा किताब लिखा गया है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, ये भाग्य के 4 सितारे छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यही याद रखिएगा, यही ओरिजिनल नाम है। नरवाने साने के द्वारा लिखा। ये किताब एग्जाम में पूछेगा। ब्रेकिंग द मोल्ड किसने लिखा, रघु जी रामन लिखे, लेकिन साथ में रोहित लांबा का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, री इमेजिंग इंडियाज
ठीक है, इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, किताब का नाम का ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिन इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन जी, जो कि भारत के भूतपूर्व, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, आर्थिक नीतियों के जानकार व्यक्ति है, काफी मतलब संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, यह पुस्तक भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए रणनीतियों का उल्लेख करती है। ठीक है, मोदी मोदी इनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, मोदी इनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का संपादन, ठीक है, आर के पंचनंदा, विवेक देवराव, ठीक है, और अनिबार्न गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा ने लिखा। विवेक देवराव समिति भी है, किससे संबंधित विवेक देवराव समिति, कोई बता सकता है? अभी रेलवे का जो एकीकरण हुआ था ना 2017 में, ये रेलवे का बजट का एकीकरण हुआ था। मर्ज ठीक किया है, गया था नॉर्मल बजट से। उन्हीं के अनुसार विवेक देवराव। ठीक, एकवा समिति जो आई थी 1925 में, उसने रेलवे बजट को, आम बजट को अलग अलग कर दिया था। फिर 2017 में आया कौन सा समिति? विवेक देवराव समिति, विवेक उसने देवराय। दोनों बजट को मतलब क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, तो मोदी इनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर के लेखक कौन है? तो ध्यान में पंचनंदा, विवेक देवराव और अनिबार्न गांगुली, उत्तम कुमार सिन्हा। ये पर्यावरण नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को अग्रणी प्रयासों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजा विरासत, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजा विरासत, इसे गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने संयुक्त रूप से लिखा है। किसने लिखा है? गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे संस्कृति के आयाम, किसने लिखा? मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। किसने लिखा है? संस्कृति के आयाम को किसने लिखना है? तो मनोरमा मिश्रा ने। ठीक है, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम, ठीक है, पुस्तक का संपादन और संकलन, ठीक है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन मोदी स्टोरी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो संस्कृति के आयाम की बात किसने लिखा? मनोरमा मिश्रा ने। ठीक है, इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेंशन अराउंड द वर्ल्ड, किसने लिखा है किताब ये? इंडियाज मोमेंट, ठीक है, मोहन कुमार के द्वारा। ठीक है, कुछ समिति वगैरह जो आई थी यहाँ पे दिया हुआ, दो चार देख लेते हैं। अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण, ठीक है, अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण समिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अनुसूचित जाति के अंदर उप वर्गीकरण, जैसे देखेंगे ओबीसी के अंदर भी उप वर्गीकरण है ना, ओबीसी 1 ओबीसी 2 है, हालांकि सेंटर नहीं मानते लेकिन राज्यों में ओबीसी 1 ओबीसी 2 आता है ना, उसी तरह अनुसूचित जाति का भी उप वर्गीकरण करने की बात चली। ठीक है, केंद्र सरकार ने लाभों का समान वितरण पर गौर करने के लिए एक पैनल का गठन किया। यह सचिवों की 5 सदस्यीय समिति, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। कौन करते हैं? कौन करते हैं? कैबिनेट सचिव। यह मांग तेलंगाना के मडिगा समुदाय ने उठाई है। ठीक है, यह अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण की मांग किसने उठाई? तो तेलंगाना के कौन से समुदाय के लोगों ने? मडिगा। ठीक है, बिल्कुल। 1996 में जस्टिस पी रामचंद्रन राजू आयोग और बाद में 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग ने इस पर विचार का समर्थन किया था। तो भाई साहब, अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जो कि 5 सदस्यीय समिति है। इसकी मांग की बात करेंगे, तेलंगाना के एक समुदाय के द्वारा उठाया गया। समुदाय का नाम क्या है? मडिगा समुदाय। कौन सा है? मडिगा समुदाय। 1996 में, ठीक है, किस व्यक्ति ने, ठीक, मतलब कौन सा मतलब न्यायाधीश ने मतलब इसके लिए अनुशंसा किया था? एक राष्ट्रीय आयोग, 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग ने इस पर विचार का समर्थन किया था। रामचंद्रन राजू। बिल्कुल है, जस्टिस पी रामचंद्रन राजू का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण। ठीक है, आप जरा इसको ध्यान में रखिएगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो समाप्त हो गया। कल के क्लास में नियुक्ति और इस्तीफा देखेंगे और उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। कल के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है। ठीक है, ये तो बोलिएगा तो आज ही समाप्त कर देंगे। कर दूं क्या? वैसे भी 15 तारीख आप बोले थे खत्म कर देंगे, तो 15 है अभी आज। हाँ, तो खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नियुक्ति और इस्तीफा को देख लेते हैं। ठीक है, कल से दूसरा क्रम नियुक्ति और इस्तीफा, ज्यादा नहीं रहेगा, ये आसान ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नियुक्ति और इस्तीफा की बात करें। ग्रेवियल अटल क्या है? ग्रेवियल है। ग्रेवियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, और इस पद को संभालने वाले सबसे क्रम व्यक्ति का ये वो भी है क्या? समलैंगिक राष्ट्रपति भी है। ठीक है, क्या है? समलैंगिक राष्ट्रपति भी है। फ्रांस के सॉरी प्रधानमंत्री है, फ्रांस के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जो कि सबसे कम उम्र के है। ठीक है, ग्रेवियल अटल। अब आते हैं विलियम लाई। विलियम लाई ने ताइवान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। ठीक है, विलियम लाई को लाई चिंगते के नाम से भी जाना जाता है। इनके सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या होगी? विलियम लाई के सामने, तो विलियम लाई के सामने सबसे बड़ा चुनौती चीन की साम्राज्यवादी नीति से मतलब क्या करना? बच कर रखना। ठीक है, क्योंकि ताइवान के पूरे ताइवान को कौन मतलब कहता है मेरा क्षेत्र है? तो चीन। ठीक है, तो विलियम लाई कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के। ग्रेवियल अटल प्रधानमंत्री कहाँ के बने? तो फ्रांस के। अब आते हैं ताइवान जलडमरू
मध्य है, ठीक है, जिसको फर्मोसा जलडमरू मध्य के नाम से जाना। ताइवान को पहले फर्मोसा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो कभी कभी लेता है ना ऐसे, मतलब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन दुर्घटना, प्लेन एक्सीडेंट कहाँ पे, फर्मोसा द्वीप पे हुआ, ठीक है। तो फर्मोसा द्वीप को ही मतलब चीन, मतलब ताइवान कहा जाता है, ठीक है। इसको चीनी ताइपे भी कहते हैं। क्या कहते हैं ताइवान को? चीने ताइपे भी कहते हैं, ठीक है। इसको डीआरसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीआरसी भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है। इसको चंगाई शेक का देश भी कहते हैं, क्योंकि इस देश को किसने बनाया? चंगाई शेक ने अपनी सरकार यहाँ पे स्थापित की थी। जब चीन में जब क्या हुआ, तो वहां पे जब गृह जब छिड़ गया, तो चंगाई और माओ की सेना जब आमने सामने आ गए, तो 1948 में चंगाई शेक मतलब चीनी मेनलैंड को छोड़कर किस क्षेत्र में चला गया? ताइवान के क्षेत्र में चला गया। वहां पे अपना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण कराया। तो इस तरह से ताइवान जो है वहां पे डेमोक्रेटिक हो गया विद द सपोर्ट ऑफ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। और चाइना की बात करेंगे तो क्या होगा? ये मतलब होगा माओइस्ट सरकार का गठन हुआ माओ के नेतृत्व में, जिसका किसको समर्थन प्राप्त था? तो रूस और मतलब मुख्यतः रूस का समर्थन प्राप्त था। ताइवान को किसका समर्थन प्राप्त था? चंगाई शेक को तो अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। तो इस तरह से ताइवान देश बना। ताइवान, पूरे ताइवान को चीन क्या बोलता है? से मेरा है, ठीक है। तो ताइवान की मुख्य भूमि चीन को अलग करने वाले 180 किलोमीटर जल डमरू है, ठीक है। तो फर्मोसा जल डमरू मध्य जो है से ताइवान और चीन को अलग करती है, ठीक है। 180 किलोमीटर चौड़ी जल डमरू मध्य है। यह जल डमरू वर्तमान में दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर का हिस्सा है। पूरा दक्षिणी चीन सागर को चाइना क्या कहता है ना सर? सब मेरा है, ठीक है। अब आते शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना जानते हैं, मुजीबुर रहमान की पुत्री, ठीक है। जब इनके पिता और इनके संपूर्ण परिवार की हत्या की गई, तो ये उस समय अपने परिवार में नहीं थी, ठीक है। कहाँ पे थी? भारत में पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। भारत से ही इन्होंने पढ़ाई किया, इसीलिए अपने परिवार की एकमात्र सदस्य बच गई। नहीं तो उस रात में जब मुजीबुर रहमान उसके सारे परिवार की हत्या किया गया था, तो उस समय ये भी नहीं बच पाती, ठीक है। चलिए, तो शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कैमी बार शपथ ली? 5वीं बार। 5वीं बार, ठीक है। यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका लगातार चौथा कार्यकाल है। इस जीत के साथ ही शेख हसीना दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली किसी महिला राष्ट्र के प्रमुख के रूप में अपनी पहचान बनाई, ठीक है। अगर बात करेंगे किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी है? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो, ठीक है। और किसी मुस्लिम देश की प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे, भंडार नायके, श्रीलंका से यही होगी, ठीक है। पर राष्ट्रपति में ही होगी, ठीक है। श्री माओ भंडार नायके की बात करें, श्रीलंका की प्रथम, ठीक है, सॉरी, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। देखिए, ध्यान में रखिएगा, श्री माओ भंडार नायके उस समय राष्ट्रपति थी जब देश में यहाँ पे इंदिरा जी की मतलब सरकार थी, ठीक है। इंदिरा जी की बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी वो, ठीक है। लेकिन श्रीलंका एक बौद्धिस्ट नेशन है, ना कि एक मुस्लिम है, ठीक है। अब आते हैं सेरिंग टोब्गो। टोब्गो के ये किसकी सरकार को हराई है ना? मतलब किसकी सरकार? खालिद जिया। कौन सा? खालिद जिया। खालिद जिया, ठीक है। बहुत ही घटिया आदमी है ये, जो भारत विरोधी कार्यक्रम चलाता है, इंडिया आउट कैंपेन चलाता है खालिद जिया, ठीक है। हालांकि ये जो है से भारत के साथ शेख हसीना के संबंध अच्छे रहे थे, रहने भी चाहिए, क्योंकि इनके पिताजी को सत्ता में लाने का पूरा श्रेय भारत को, बांग्लादेश को बनाने का श्रेय भारत को जाता, तो संबंध अच्छे तो होने भी चाहिए। लेकिन खालिद जिया जो है तो इंडिया आउट कैंपेन चलाता, मतलब ये अपने देश का ना, ठीक है, मुज्जू है ये, ठीक है। आप चलेंगे, हाँ, सेरिंग टोब्गे, ठीक है। टोब्गे के नेतृत्व वाली, ठीक है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हाल के चुनाव में लगभग 2/3 सीटें जीती, ठीक है। और यहाँ पे भूटान की पहली संसद की स्थापना के साथ टोब्गे विपक्ष के नेता चुन लिए गए, ठीक है। तो सेरिंग टोब्गो के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाल में चुनाव में लगभग 2/3 सीटें मतलब क्या की जीत ली। और 2008 में भूटान की पहली संसद की स्थापना के समय टोब्गो विपक्ष के नेता थे। टोब्गो कौन है? तो टोब्गो की बात करेंगे, वहां का मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए। कौन बन गए भूटान के प्रधानमंत्री? भूटान के राष्ट्रपति कौन है? भूटान में राष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है। वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, वहां पे राजा होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं होते, राजा होते हैं, ठीक है। इस सेरिंग टोब्गो की बात करें, 2008 में जब भूटान में जब पहली संसद बनी थी, तो उस समय विपक्ष की नेता था। अभी ये प्रधानमंत्री बनी। ये सिविल सर्विस के अधिकारी भी है, ठीक है। ये भूटान में जो सिविल सर्विस होता है, हमारे यहाँ कैसे IAS है, तो उसी तरह हर देश का अपना एक सिविल सर्विस होता है, जहां से उच्च अधिकारी का चयन किया जाता था। सेरिंग टोब्गो वहां पे सिविल सर्विस के मतलब अधिकारी रहे हैं, ठीक है। अब आप सबा अल सलेम, कुवैत के अमीर शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। सबा अल सलेम को क्या नियुक्त किया गया? कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है। क्या है? अमीर है कुवैत के। नदिया कैल्विनो, ठीक है, स्पेन की नदिया कैल्विनो,
शंता मारिया ने यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इंपोर्टेंट नहीं है। यूरोपीय बैंक की बात करेंगे, स्थापना देख लीजिए, 1958 में यूरोपीय बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। बात करेंगे लग्जमबर्ग की, बात करेंगे तो मुख्यालय है। ये दुनिया की हरित वित्त के सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक है, मतलब ग्रीन एनर्जी के लिए फंड करता है। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया की पहली संस्था है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड बहुत के द्वारा जारी किया जाता है, तो यूरोपीय निवेश बैंक जो है ये भी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली दुनिया की पहली संस्था है। ठीक है। तो नदिया कैल्विनो की बात करें, क्या बने थे? स्पेन की नदिया कैल्विनो, ठीक है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे पदभार संभाल लिया। मुख्यालय कहाँ पे? यूरोपीय बैंक निवेश बैंक के लग्जमबर्ग है। ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। फेलिक्स तसेसी केदी क्या है? तो फेलिक्स तसेसी केदी को दूसरे कार्यकाल के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से मतलब चुन लिया गया। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के, ठीक है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? कांगो को किस नाम से? डीआरसी को किस नाम से जानते थे? जायरे। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? जायरे के नाम से। जायरे वहां पे एक नदी है। ठीक है। जायरे नदी है। आई थिंक अफ्रीका की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी नदी होगी जायरे। ठीक है। उसी के नाम से रखा गया था। फेलिक्स त्शेकेदी की बात करेंगे, दूसरे कार्यकाल के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो डीआरसी के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए। ठीक है। अब आते हैं आगे। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की बात का पूर्व नाम जायरे था, विषुवत रेखा पे स्थित है। ठीक है। ध्यान पे किस पे स्थित है? विषुवत रेखा पे स्थित। सक्सेस मासरा को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इन्होंने द ट्रांसफॉर्मर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चाड पे कब्जा करने वाले सैन्य शासकों का विरोध किया था। ठीक है। तो सक्सेस मासरा कहाँ के मतलब प्रधानमंत्री चुन लिए गए? चाड के। चार्ट। अब आते हैं राष्ट्रीय। जस्टिस बी आर गवई। बी आर गवई क्या है? तो न्यायमूर्ति बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, बी आर गवाई को। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत यह गठित किया गया है। उद्देश्य क्या होता है? शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और समक्ष सेवाएं प्रदान करता है। नालसा एक्ट है ना, नालसा एक्ट। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कानूनी मुफ्त कानूनी शिक्षा देने की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद है? 39A। कौन सा बताइए, कौन सा आर्टिकल्स है? 39 होगा। लीगल एड। बिल्कुल 39A। ठीक है। कौन सा है? कैपिटल ए की बड़ा ए की छोटा है? स्मॉल ए। ठीक है। 39A कैपिटल ए होगा। क्या होगा? हमारे सामने कैपिटल होगा, क्योंकि संविधान में बाद में आया था, इसे जो बाद में आएगा उसमें कैपिटल होता है, जो पहले से रहता है उसमें स्मॉल होता है। ठीक है। तो कब इसको पुट किया गया था? इसको बाद में डाला गया था। ठीक है। क्या होगा? 39 का ए, वो भी बड़ा वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है। तो नालसा जो एक जो आया था, केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा समिति का गठन करता है। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सीजीआई के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कानूनी सेवा प्राधिकरण नियम 1987 की धारा 3A के तहत ये गठित हुआ है। ठीक है। अब मुफ्त कानूनी सेवा का प्राधिकरण की बात करें किसमें? 39A में है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। एक मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल, वेब सीरीज आई है। ठीक है, मामला लीगल है। देखा आप लोगों ने किसी ने इसमें से? मामला लीगल है। हाँ, बहुत अच्छी वेब सीरीज। ठीक है। तो वहाँ पे 39A नालसा वगैरह को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। वहाँ पे सबको मुफ्त कानूनी शिक्षा के लिए वहाँ पे मतलब एक कमेटी वगैरह लगता है। मौका मिलेगा तो देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज, बहुत हंसी आएगी और बहुत अच्छा अच्छा बात दिखा है। कुछ संविधान के अनुच्छेद वगैरह पे भी प्रकाश डाला है। ठीक है। मामला लीगल है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्रता की बात करें, हाँ ये एग्जाम में पूछता है भाई साहब। ठीक है सर, भाई किसको किसको निःशुल्क सहायता शिक्षा दे सकते हैं? तो महिला को देंगे, बच्चे को देंगे, एससी को देंगे, एसटी के लिए देंगे, ईडब्ल्यूएस के श्रेणी के लिए देंगे, औद्योगिक श्रमिक को देंगे, विकलांग व्यक्ति को देंगे, और किसको देंगे? ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों को देंगे। ट्रैफिक मतलब कौन? वो जाम में फंस जाता है उसको नहीं, ह्यूमन ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों को। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जो मनुष्य के अंग विक्रय का जो खरीद बिक्री करते हैं उन सबको दिया जाता है। ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्रता कौन है? महिला, बच्चे, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस की श्रेणियां, औद्योगिक श्रमिक, विकलांग व्यक्ति, ह्यूमन ट्रैफिक में फंसे हुए लोग, इन लोग को मतलब ये सेवा दी जाती है। सबको नहीं दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी कानूनी प्रक्रिया में फंस गए और आपको कानून को पैसा मतलब आप लड़ेंगे ना भाई, केस तो लड़ेंगे। ऐसे तो भारत में क्या होता है, कानूनी के समय पर मतलब क्या है यहाँ पे मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे सजा कैसे देते हैं?
देख, प्रक्रिया के तहत दी जाती है सजा। कानून की समय प्रक्रिया है, कानून के वो विधि के समान प्रक्रिया, विधि के समय प्रक्रिया क्या होता है, विधि के समान संरक्षण। अब विधि के समय प्रक्रिया दोनों है, तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे किसी भी व्यक्ति का पैसा वगैरह नहीं, वकील वगैरह अटैक नहीं, इस आधार पर मतलब क्या कर सकते हैं, वो सहायता ले सकते हैं। ठीक है। जी राम मोहन राव, ठीक है, सेबी ने गोविंदियापल्ली राम मोहन राव का 3 साल की अवधि के लिए सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 88 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। सेबी 88। की स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सेबी की स्थापना की बात, सेबी का एक्ट आया था 92 92 में। में संवैधानिक सेबी उसको का मान्यता मिला था 92। स्थापना 88 स्थापना में हुई। ठीक है सर, 88 ठीक है। 12 इसमें अप्रैल गलती लिखा है अप्रैल क्या? हाँ, ये एक्ट वाले को बोल दिया कि मतलब उस दिन से काम करना चाहिए। हाँ, सेबी का तो एक्ट 92 में आया था। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी, जो कि पहली महिला है। ठीक है। ये भारत के प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब ये रेगुलेटरी है। ठीक है, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। ठीक है। और इसका मतलब क्या, निदेशक, कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी राम मोहन राव के। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान में रखेंगे कौन है? माधवी पुरी। ठीक है। अब बताए इंद्रमणि पांडे। ठीक है। इंद्रमणि पांडे की बात करें, बिम्स्टेक के चौथे महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। और इस पद पे आसीन होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इंद्रमणि पांडे साहब बन गए। ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। बिम्स्टेक 1997 में बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मतलब बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। ठीक है। ध्यान रखेंगे, ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुआ है इसका। 7 देश, पाकिस्तान इसका देश नदी है नहीं है। ठीक है। बिम्स्टेक में क्या है? पाकिस्तान शामिल नहीं है। कौन है? बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है। कितने देश है? 7 देश है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये कहाँ पे इसका स्थापना हुआ? बैंकॉक में। सार्क का स्थापना कहाँ पे हुआ था? सार्क का स्थापना काठमांडू। काठमांडू। ढाका में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। काठमांडू में उसका मुख्यालय है, स्थापना ढाका में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ढाका में उसका। जिसे बात करेंगे इसका, ओपेक का स्थापना कहाँ पे होता? ओपेक का, बगदाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बगदाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बगदाद में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय नहीं पूछ रहा हूँ, स्थापना पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो जरूरी नहीं जहाँ पे स्थापना होगा वहीं पे मुख्यालय होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट था ये सेगमेंट, इसको आप लोग पढ़िएगा 1 मिनट। चलिए आप चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है। शिखर सम्मेलन, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। 54वां विश्व आर्थिक मंच की बात करें 2024, कहाँ पे आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ है? हमेशा कहाँ पे होता है? एक ही जगह पे होता है। कहाँ पे होता है? दावोस में होता है। कहाँ पे होता है? दावोस में। 54वां विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे, आयोजन स्थल कहाँ पे है? दावोस में। ठीक है। थीम क्या रहेगा? तो विश्वास का पुनर्निर्माण। WF की, इनका माइक को हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने WF की स्थापना की। किसने की थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की थी? जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने। किसने की थी? क्लास श्वाब ने। ठीक है। आप देखेंगे WEF जो होता है कुछ रिपोर्ट देता है जो कि एग्जाम में खुद पूछता है, जैसे पूछा गया 69 बीपीएससी में। कौन सा? वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, असमानता रिपोर्ट। कौन देता है? कौन देता है? WEF ही देता है। रैंक कितना है हमारा इसमें? वैश्विक लिंग असमानता में 127 है। 108 ना? नहीं, 127 है। जेंडर गैप है ना ये, थे इसमें। वो इनइक्वालिटी। 127। चलिए ठीक है। कौन कौन सा रिपोर्ट है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट आता है, वैश्विक IT रिपोर्ट आता है, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट आता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट देता है, वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट देता है। तो इसका रिपोर्ट एग्जाम में पूछ देता है, बताओ ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WEF के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पहला नंबर पे, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक IT रिपोर्ट, वैश्विक लिंग असमानता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा रिपोर्ट, वैश्विक पर्यटन रिपोर्ट। सब कौन देता है? WEF ही देता है। ठीक है। WEF का स्थापना किसने किया? जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और इससे 54वां विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दावोस। तो इसका स्थापना किस साल में हुआ था? WEF की स्थापना 1968 में। 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971। ठीक है। 5 7 5 12 के 2 0 2 2025, 1 साल घटा दीजिए 2024। ठीक है, ऐसे भी निकल जाता है।
ठीक है, कब हुआ? क्योंकि एक साल बाद होगा ना सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था? 1971 में इसका स्थापना हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, अब चलेंगे अलायंस ग्लोबल। ठीक है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड, ठीक है, टेक्युलिटी, क्या लिखा हुआ है भाई? क्वालिटी। क्वालिटी। तो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड क्वालिटी की बात करेंगे। भारत ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी की शुरुआत की। ठीक है, प्रमुख भागीदार की बात करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच और इन्वेस्ट इंडिया जो है इसके प्रमुख भागीदार है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड क्वालिटी की बात करेंगे। G20 घोषणा की से प्रेरित गठबंधन महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए भारत का प्रतिबद्धता का अनुरूप है। ठीक है, तो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी में दो संस्था कौन है प्रमुख भागीदार? तो विश्व आर्थिक मंच और इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे पहले हुआ था 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1961 में हुआ था। अगर पूछेगा कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड। बेलग्रेड क्या है? तो बेलग्रेड पड़ता है सर्बिया में। ठीक है, गुट निरपेक्ष के नेता कौन कौन थे तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, गुट निरपेक्ष का नेता हमारे देश से, ये दिमाग जो था नेहरू जी का ही था। नेहरू जी, साइमन मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से, डॉक्टर सुकोर्नो इंडोनेशिया से, कर्नल नासिर मिस्र से। ठीक है, ये सब इनके क्या थे? प्रमुख नेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। 19वां जो था कहाँ पे हुआ है? कंपाला में। कंपाला कहाँ पे पड़ता है? युगांडा। ठीक है, थीम क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा बनाना। युगांडा ने अजरबैजान के अध्यक्ष का पद संभाला जो 2027 तक अध्यक्ष रहेगा। तो युगांडा में, ठीक है, अजरबैजान युगांडा बात करें किससे अध्यक्ष का पद लिया? अजरबैजान से। तो जाहिर सी बात 18वां वाला कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। इस बार मतलब कहाँ पे होगा? युगांडा कंपाला में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कि मतलब कब तक रहेगा? तो 2027 तक मतलब इसका सदस्य रहेगा। ठीक है, शिखर सम्मेलन हर हर आमतौर पे हर 3 साल में एक बार होता है। कितने बार में होता है? 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब होता है? 3 साल में एक बार होता है। ये सबसे पहले वहां पे सर्बिया बेलग्रेड में हुआ था। अब 7वां भारत नेपाल संयुक्त आयोग। आयोजन स्थल की बात करें काठमांडू नेपाल में है। भारत नेपाल के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते की बात करेंगे तो खास करके नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग की बात की गई है। ठीक है, अगले दशक में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करना है। इसरो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मुनाल उपग्रह किस देश का है? यही पूछेगा एग्जाम में, किस देश का मुनाल उपग्रह? किस देश का मुनाल उपग्रह? ठीक है, तो ये आपका उपग्रह की बात करेंगे तो कहाँ का है? नेपाल का है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना, मुनाल उपग्रह नेपाल का किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर की बैठक हुई है। ठीक है, कहाँ पे? भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता करा। 45वीं का किसने किया था? तो 45वीं का आई थिंक यूएई ने किया था ना। यूएई का अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए यूनेस्को विरासत समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने का पहला अवसर है। ठीक है, भारत इससे पहले कभी नहीं किया था, लेकिन भारत 46 नंबर का पहला बार का, यूनेस्को का 45 नंबर का यूएई ने किया था, जो कि कहाँ हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर की बैठक कहाँ पे होगी? तो दिल्ली में होगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट कहाँ पे लगा? पर्पल फेस्ट तो पणजी गोवा में। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव है। तो पर्पल फेस्ट किसके लिए है? विकलांग व्यक्ति के लिए। किसके लिए है? विकलांग व्यक्ति के लिए। ठीक है, ध्यान, कहाँ पे हुआ पर्पल फेस्ट आयोजन? कहाँ पे किया गया है? तो पणजी गोवा में आयोजन किया गया पर्पल फेस्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे दिव्यांग अधिकार अधिनियम। ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और रीढ़ की हड्डी की चोट के तहत सूचीबद्ध 21 प्रकार के विकलांगताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी पूछेगा, सब बताओ विकलांग अधिनियम कब आया? विकलांग अधिकार अधिनियम कब आया? 2016 में। ठीक है, विकलांग को दिव्यांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिव्यांग बोलते हैं। मोदी जी ने बोला था दिव्यांग बोलने के लिए। ठीक है, तो उसके कितने प्रकार का विकलांगता की बात करती है? 21 प्रकार की। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना भी एक तरह का विकलांगता। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग गया तो बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बैठ नहीं चल पाएगा, बैठ चलने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि बैकबोन जो होता है क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है। इंडस फूड की बात करेंगे 2024 आयोजक सेशन की बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा है। आयोजक कौन है? तो वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय बाजार सात संवर्धन परिषद जो है थे। इंडस फूड 2024 कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। पर्पस क्या होगा? तो खाद्य क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थ
प्रदर्शनी है, ठीक है। इसमें 15 देशों से अधिक देशों के प्रदर्शकों द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। तो इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर ग्रेटर नोएडा में नोएडा। किया गया। कहाँ पे किया गया? ग्रेटर। आप जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, ठीक है। ऊपर से चलता हूँ, फिर लास्ट वाला करके खत्म करूंगा, ठीक है। आपको बताना है ग्रेवियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? सभी लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी। फ्रांस। फ्रांस के, ठीक है। विलियम लाई कहाँ के? ताइवान। ताइवान के, ठीक है। शेख हसीना कैमी बार मतलब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गई है? पांचवी बार। 5वीं बार, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेरिंग बनी 4थी बार है, लेकिन शपथ 5वीं बार लिए, ठीक है। शेरिंग टोब्गो कहाँ के मतलब प्रधानमंत्री बने हैं? भूटान। भूटान। सलेम की बात करें, किस देश के मतलब अमीर है जो कि मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कुवैत के। अमीर कुवैत का, ठीक है। नादिया कैलिविनो की बात करें, किस बैंक की मतलब वो बन गई अध्यक्ष? यूरोपियन निवेश बैंक। यूरोपियन निवेश बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1958। 1958। बात करेंगे, ठीक है। तो कहाँ के मतलब बने हैं राष्ट्रपति ये? डीआरसी की पीआरसी? रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो का पूर्ण नाम क्या है? पूर्व नाम क्या है? जायरे। चाद का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सेज मसरा। हाँ। मसरा को, ठीक है। बताना आपको, ठीक है। कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा कहते हैं, 1987 का जो धारा 3A के तहत, ठीक है, कानूनी सहायता देने के लिए किस आर्टिकल्स में प्रावधान किया गया है? 39A। कमेटी का मतलब अध्यक्ष किसे बनाया गया है? BR गवई। BR गवई को बनाया गया, ठीक है। बताना है इसमें मतलब किस किस को सहायता दिया जाता है? महिला, SC महिलाएं, ST, बच्चे, SC ST, WC, EW। औद्योगिक श्रमिक, विकलांग। ध्यान में रखना है, ठीक है। बताना है जी मोहन राव। जी मोहन राव क्या बने हैं? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक बने। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। स्थापना कब हुई थी? 1997। कौन बना है? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। बात करेंगे, ठीक है। 54वां विश्व आर्थिक मंच का कहाँ पे मतलब इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? दावोस। दावोस स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। बात करेंगे कब इसका WEF की स्थापना कब मैं बताया था आप लोग को? 1971। 1971। 1971। ठीक है। 19वां गोट निरपेक्ष सम्मेलन नाम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? युगांडा। कंपाला। क्या था पहला? बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड में। पहला कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। यूनेस्को के 46वीं विश्व धरोहर समिति का बैठक कहाँ पे होगा? भारत। नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली, भारत में होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में। पर्पल फेस्ट विकलांग दिव्यांग। दिव्यांग जन। कितने प्रकार का विकलांगता का वर्णन किया गया है 2016 में? 21 प्रकार। 21 प्रकार। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा। जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे खेल के बारे में, ठीक है। रिवीजन भी करवा ही दिया। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ठीक है। क्या है? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ठीक है। क्या है इसमें? तो भारत 2024 में अपनी पहली T20 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे T20 से लोग का मन नहीं भरा था। अभी लोग कितने ओवर का करवाने वाला है? 10-10 ओवर का, ठीक है। कितने ओवर का? T10 करवाएगा, ठीक है। टूर्नामेंट दो अभी टेनिस बॉल से, कौन से बॉल से? टेनिस बॉल से, ठीक है। टूर्नामेंट 2 मार्च 2024 से 9 मार्च 2024 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कुल 6 टीमें भाग लेंगी, यानी मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है, और साथ में कौन सा टीम है? श्रीनगर का टीम है, ठीक है। किस चीज से खेला जाएगा? टेनिस बॉल से खेला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की बात करेंगे, ठीक है। कितने टीमें भाग लेगी इसमें? 6 टीमें भाग लेगी। टेनिस बॉल से मैच होगा। कितने ओवर का मैच होगा? 10-10 ओवर का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, तो रोहन बोपन्ना की बात करेंगे, तो रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीतने वाला युगल जोड़ी सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति बन गया। कितने साल की उम्र में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है? 43। 43 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष के आए हुए? 43 वर्ष। सब करवाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ओपन की बात करेंगे, उससे मतलब विजेता है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे तो पुरुष एकल में विजेता, एकल की बात करो, सिंगल, जेनेरिक सिनर है। कौन है?
जेनेरिक किसे हराया? तो डेनियल मेडवेदेव को हराया, जो कि रूस के है। महिला एकल में कौन जीता? अरीना अरीना सवालेंका ने जीता। सबलंका। किसने जीता? सवालेंका ने। किसे हराया? तो झेंग क्विंको को हराया। ठीक है, तो यह छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए कि डेनियल मेडवेदेव वाला इंपॉर्टेंट है। युगल जोड़ी में इन लोगों ने जीता है। कौन कौन जीता है? भारत के रोहन बोपन्ना साहब और सिमोन बोलेली ने जीता, जो कि इटली के है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो युगल खिताब इन लोगों ने जीता है। ठीक है, छोड़ दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी फालतू है। महिला युगल की बात करें, हसी युसुई जो कि वियतनाम के है, जेलेना ऑस्ट्रेलेंको लातविया की जीती है। मिश्रित युगल की बात करेंगे तो हसी सुई भेई जो कि ताइवान के है, और डेसिडा क्रॉसिंग की बात करेंगे तो यूएसए की है। ठीक है, इन लोगों ने जीता है। ठीक है, पुरुष एकल की बात करेंगे, पुरुष युगल में कौन जीता है? रोहन बोपन्ना शिमोन बोलेली जो कि इटली के है। ठीक है, महिला एकल में अरीना सवालेंका। ठीक है, अब पुरुष एकल में बात करेंगे जननिक सिरक। ठीक है, तो सीनर का नाम याद रखिएगा, सबलेंका का नाम याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना साहब और बोलेली का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन लोग क्या है? विजयी है। ठीक है, अब आते हैं शूटिंग में। तो सोनम भास्कर ने एयर राइफल में रजत पदक जीता। तो सिंपल सा प्रश्न आपसे यही पूछा, मनु भाकर और सोनम भास्कर दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। दोनों को दोनों किससे संबंधित है? शूटिंग से। मनु भाकर और सोनम भास्कर। ठीक है, सोनम भास्कर ने काहिरा शूटिंग में विश्व कप में रजत पदक जीता है। सोनम जर्मनी की अन्ना जॉनसन से हार गई, जिसे स्वर्ण पदक उनको नहीं मिला। ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है यहाँ पे? सोनम भास्कर ने रजत। सिल्वर। रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? सोनम भास्कर की बात करें, रजत पदक जीता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। किससे हार गई था? ये हार गई किससे? अन्ना जॉनसन से हार गई, नहीं तो स्वर्ण पदक जीते। कहाँ पे इन्होंने जीता? ये काहिरा में। ठीक है, काहिरा में शूटिंग का विश्व कप हुआ था, वहां पे इन्होंने, सोनम भास्कर ने रजत पदक जीता। अब आते हैं आईएफएस विश्व कप। ठीक है, आईएसएफ विश्व कप। ठीक है, क्या ये? तो दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर के एयर राइफल स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उन्होंने इटली के, ठीक है, डेनिलो सोलोगो से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? दिव्यांश सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो सबसे अधिक पदक की बात करें, 158 पदक के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पे। कौन है पहले नंबर पे? महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो 98 पदक के साथ तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर पे हरियाणा जो है से मतलब 103 पदक के साथ। आप बोलोगे सर ज्यादा है, तो जिसका स्वर्ण पदक रहता है ना उससे काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर 100 का भी अंतर रहेगा ना, स्वर्ण पदक अगर ज्यादा रहेगा तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेईमानी होती है, लेकिन देखिए इसमें कितना, इसके कितना 35 स्वर्ण है, इसका कितना 38 स्वर्ण है, और मेडल की संख्या में देख रहे हैं अंतर है, लेकिन फिर भी ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, एग्जाम में आप लोग भी तमिलनाडु का दूसरे नंबर, पहला नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा की बात कर। बिहार ने क्या जीता? बहुत स्थिति खराब है हमारी। 21 नंबर पे हम लोग आए हैं 5 पदक के साथ। ठीक है, ठीक है, तो आप देखते हैं, महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य के पदक के साथ 158 पदक जीत के प्रथम स्थान प्राप्त किया। तमिलनाडु दूसरे, ठीक है, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक प्राप्त करके तालिका में कितना स्थान प्राप्त हुआ? कितने स्थान पे हम लोग रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? 21वें स्थान पे रहे। मेडल की संख्या कितने मिले बिहार को? 5, 2, 2, 1। ठीक है, टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे महाराष्ट्र 57 स्वर्ण के साथ, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु 38 के साथ, हरियाणा 35 के साथ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स 2024 हो गया। डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वार्नर वनडे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है। वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, तो वार्नर, डेविड वार्नर की बात करेंगे, आईपीएल का ग्रेट खिलाड़ी। ठीक है, विश्व का भी ग्रेट खिलाड़ी, धाकर बल्लेबाज। उन्होंने क्या किया है? तो संन्यास यूथ ले लिया है। गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ का आयोजन, इसका आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो हरियाणा या गोवा कहीं तो होगा, दोनों में से हरियाणा अंदाजा। चेक कर लीजिए, नहीं पता मुझे।